हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपकी कक्षा 9 की गणित की क्लास में, आपके अपने क्लास 9 10th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो भाई क्या हाल चाल है। तो बच्चों देखो, हमारा जो क्लास 9th के चैप्टर्स चल रहे थे, आपको पता है कि क्लास 9th में मैं वन शॉट रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, तो आज आपके अपने कमल सर लेकर आए हैं आपके लिए ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा चैप्टर त्रिभुज जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो त्रिभुज वाला चैप्टर है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ऐसे टॉपिक जिनमें आपके प्रश्न बनते हैं पेपर के लिए, यानी कि एग्जाम्स के लिए, वो मैं आज कवर करने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से आपको क्लास को क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। एक क्लास में पूरा चैप्टर कवर होने वाला है, तो सारी चीजें आपको इसी चैप्टर से, इसी क्लास से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्लास की और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो भाई सबसे पहले एक बार देख लेते हैं पहले कि हमारे पास इस चैप्टर में कवर करने के लिए है क्या क्या, मतलब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास। त्रिभुज, बेसिक चीजें त्रिभुज की, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन चीज आती है सर्वांग सम आकृतियां और त्रिभुजों की सर्वांग समता। इन्हीं दोनों चीजों पर ये मेन चैप्टर चलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपके प्रश्न आएंगे वो इन्हीं तीन चीजों में से आएंगे। पहले सर्वांग समता पढ़ेंगे कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, उसके बाद देखेंगे उसके लिए क्या क्या कसौटियां होती हैं। सबसे मेन चीजें यही तीन है, इन्हीं तीनों में से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, तो ध्यान से। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आता है हमारे पास एक त्रिभुज के लिए कुछ गुण। ठीक, जहां पर हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास त्रिभुज की असमीकाएं। ठीक है, तो चलो भाई फिर शुरुआत करते हैं। ये सारी ही चीजें हमें आज की इस क्लास में कवर करनी है, तो शुरुआत करेंगे बच्चों हम त्रिभुज के साथ। तो बच्चों त्रिभुज क्या होता है भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज एक हमारी ऐसी आकृति है, इसके नाम से समझ में आ रहा है त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला। तो बच्चों सीधी सी बात है, ऐसी आकृति जिसमें बच्चों तीन भुजाएं हो या फिर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, हमारा त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। जैसे कि मान लो आप इस तरीके का त्रिभुज भी बना सकते हो, आप इस तरीके का त्रिभुज भी बना सकते हो, आप इस तरीके का त्रिभुज भी बना सकते हो। इन सब में आप देख सकते हो तीन भुजाएं हैं। ठीक है, तो तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, हमारा त्रिभुज कहते हैं। अब बच्चों त्रिभुजों के प्रकार के बारे में अगर मैं बात करूं तो त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर ये बांटे गए हैं। ठीक है, और आपका जो है क्या कहते हैं, भुजाओं के आधार पर ये बांटे गए हैं। भुजाओं के आधार पर इन्हें समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो वो आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों कोणों के आधार पर आते हैं हमारे पास ऐसे त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से कम वाले होते हैं। ठीक, वो आपका कहलाता है क्या बच्चों, आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर आता है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अधिक कोण त्रिभुज की, तो अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण है तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये त्रिभुजों के प्रकार है। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं बच्चों हमारी सर्वांग सम आकृतियों के ऊपर कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, क्योंकि बच्चों देखो यही हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियां अगर हम एक बार समझ गए तो उसके बाद हम समझ जाएंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, और सर्वांग सम त्रिभुज अगर हम समझ गए तो आगे का सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वांग सम आकृतियों के बारे में बात करते हैं। तो सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। ठीक है, यानी कि अगर मैं सर्वांग सम को तोड़ना चाहूं तो ये टूटता है सर्व अंग सम, मतलब आपके सभी अंग समान, यानी कि ऐसी आकृतियां जो कि सभी प्रकार से समान हो, यानी कि उनके आकार भी समान हो और उनकी माप भी समान हो, वो आपके कहलाते हैं सर्वांग सम आकृतियां। नाम से समझ रहे हो, सर्व अंग सम, मतलब कि सभी अंग समान, तो माप भी समान होनी चाहिए और आपका क्या, आपकी आकार भी समान होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं इन आकृतियों में बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर हमारी ये आकृति जो है ये इसके सर्वांग सम है, क्योंकि इनका माप भी समान है और आकार भी समान है। ऐसे ये आकृति हमारी इसके समान है, क्योंकि इन दोनों का माप भी समान है और आकार भी समान है।
और हमारी ये वाली आकृति इस वाली आकृति के समान है। ठीक है, मतलब तो भाई ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि सर्वांग सम आकृतियां वो आकृतियां होती है जिनमें हमारा क्या हो, आपके सभी आकार भी समान हो और माप भी समान हो। क्लियर हो गया? सर्वांग सम आकृतियां समझ में आ गई। ठीक है, कोई भी आकृति हो सकती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार की आकृति। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब चलते हैं सीधा सर्वांगसम त्रिभुजों पर या त्रिभुजों की सर्वांगसमता पर। तो भाई देखो, सर्वांगसम त्रिभुजों में वही चीज हमें अभी मैंने बात करी आपसे कि सभी भाग बराबर होने चाहिए, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, सर्वांगसम त्रिभुजों में सभी संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, और या फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भागों के लिए हम संक्षेप में लिख देते हैं सीपीसीटी। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास दो त्रिभुज सर्वांगसम आ जाते हैं तो आप उसका कोई भी भाग बराबर लिखकर लिख सकते हो बाय सीपीसीटी से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ गए? तो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर आपके पास दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो इनके बच्चों, मान लो ये दो त्रिभुज है ए बी और सी और एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, तो भाई अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है? सर्वांगसम है। ये हमारा सर्वांगसम का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह और उसके ऊपर लहर। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम है हमारा एक्स वाई जेड के, तो सीधी सी बात है बच्चों, इनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। मतलब कि आपका जो भुजा ए बी है वो भुजा एक्स वाई के बराबर होगी, भुजा बी सी हमारी भुजा वाई जेड के बराबर होगी, और भुजा सी ए हमारी भुजा जेड एक्स के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जो इनके कोण हैं वो भी बराबर होंगे, क्योंकि कोण भी तो संगत भाग में ही आते हैं। आपका कोण ए कोण एक्स के बराबर होगा, कोण बी हमारा कोण वाई के बराबर होगा, और कोण सी हमारा कोण जेड के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे क्या कि भैया सीपीसीटी से आपके दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, चाहे वो उनके संगत भुजाएं हो, चाहे वो उनके संगत कोण हो। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब देखो, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कुछ कसौटियां भी हैं। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें सिद्ध करने के बाद आप ये लिख सकते हो कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं, जिनमें से हमारी सबसे पहली कसौटी है हमारी अभिग्रहित 7.1। अब बच्चों हम जानते हैं कि अभिग्रहित हमारे ऐसे कथन होते हैं जिन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहली हमारी अभिग्रहित 7.1 SAS सर्वांगसमता नियम है। ठीक है, जो कि क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की एक की दो भुजाएं और उनको अंतर्गत करने वाला कोण बराबर हो किसके? दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत करने वाले कोण के। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं इस तरीके के, और मान लो ये त्रिभुज है आपका ए बी सी और ये है डी ई और एफ। ठीक है, तो भाई अगर आपके पास ए बी बराबर है डी ई के और बी सी बराबर है ई एफ के, मतलब दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, ए बी बराबर है डी ई के और बी सी बराबर है किसके बच्चों? ई एफ के। त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनको अंतर्गत करने वाला कोण। ठीक है, तो भाई ये दोनों भुजाओं से मिलकर कौन सा कोण बन रहा है? इन दोनों से मिलकर बन रहा है हमारा कोण बी, और इन दोनों भुजाओं से मिलकर बन रहा है हमारा कोण ई। ठीक है, तो भैया दोनों भुजाएं और उनको अंतर्गत करने वाले कोण अगर बराबर हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जिनकी पहली अभिग्रहित ये है जिसे हम कहते हैं SAS। एस का मतलब है साइड, जिसे हिंदी में कहा जाता है भुजा।
ए का मतलब है एंगल, जिसे इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है कोण, और एस का मतलब है फिर से साइड, जिसे हिंदी में कहा जाता है भुजा। तो साइड एंगल साइड यानी कि SAS या फिर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम हमारा सबसे पहला नियम है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारा दूसरा नियम। इसी प्रकार जैसे कि SAS था, इसी तरीके से है ASA, मतलब कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों, अगर आप दो त्रिभुजों में क्या सिद्ध कर दो, आपके कोई भी दो संगत कोण बराबर सिद्ध कर दो और उनको अंतर्गत करने वाली एक भुजा सिद्ध कर दो बराबर, तो भैया दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके ये दो त्रिभुज है, कौन कौन से, X Y Z और P Q R। ठीक है, अब बच्चों अगर हम यहां पर कह दे कि हमारा जो कोण X है, जो हमारा कोण X है वो कोण P के बराबर है, और जो कोण Z है वो कोण R के बराबर है, यानी कि दो कोण बराबर हो गए और उनको अंतर्गत करने वाली एक भुजा, यानी कि ये वाली भुजा ये रही। तो कोण, तो भुजा ZX अगर बराबर हो गई आपकी भुजा PR के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो यदि कोण P बराबर हो जाए किसके, कोण X के, कोण R बराबर हो जाए किसके, कोण Z के, और हमारा कौन सी RP भुजा बराबर हो जाए ZX के। ठीक है, तो दो कोण और उनको अंतर्गत करने वाली एक भुजा बराबर हो गई, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके बच्चों, आपका XYZ के। ठीक है, ये है हमारी दूसरी कसौटी। ठीक है, या फिर प्रमेय 7.1, जिसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं बच्चों हमारी पिछली वाली अभिग्रहित के सहायता से। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद हमारे पास अगली कसौटी जो आती है वो इससे पिछली वाली कसौटी का ही एक विकृत रूप है, मतलब एक बदला हुआ रूप है। ASA कसौटी का ही बदला हुआ रूप है हमारा AAS कसौटी। ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि हमारा दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा के बराबर हो। मतलब कि आपके पास दो त्रिभुज है, अगर आप इसमें कोई भी दो कोण बराबर सिद्ध कर दो और कोई भी एक भुजा बराबर सिद्ध कर दो तो आपका काम हो गया। ठीक है, आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बोल सकते हो। ठीक, तो बच्चों अब एक काम करते हैं, ये जो तीनों हमने सर्वांग समता की कसौटियां पढ़ी हैं इन पर आधारित एक आधा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे जो कि हमारे सर्वांग सम त्रिभुजों के कुछ गुण। ठीक है, लेकिन एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यही है और बहुत सरल और बेसिक सा, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी यही है इस टॉपिक में से। कहता है बच्चों क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, बताओ जरा। यहां पर चार लिखी हुई है, SAS, ASA, SSA या SSS। बताओ बच्चों कौन सी हमारी सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, A, B, C या फिर D। सिंपल सी चीज है बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा है कि SAS तो सर्वांग समता की कसौटी है, सबसे पहली अभिग्रहित थी। ठीक है, उसके बाद ASA भी सर्वांग समता की कसौटी है, ये हमारी प्रमेय नंबर 7.1 थी। ठीक है, उसके अलावा बच्चों SSS जो है ये भी हमारी सर्वांग समता की कसौटी होगी, इसे अभी हम थोड़ा सा आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन आपका SSA ये कोई भी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, इसका मतलब C विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, SSA। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लगाते हैं जरा। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है हमारा FD के। ठीक है, देखो भाई AB बराबर है अपना FD के और हमारा कोण A बराबर है कोण D के। ठीक, पूरा कर लेते हैं इस त्रिभुज को, DEF। ठीक है, तो भाई देखो AB बराबर है हमारा FD के और कोण A बराबर है हमारा कोण D के। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, ऐसी कौन सी अब स्थिति इसमें लगाई जाए जिसकी सहायता से हम लिख सकते हैं कि हमारे दोनों त्रिभुज SAS अभिग्रहित से क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे।
तो ऐसे एस अभिग्रहित में हमारा क्या था, ऐसे एस अभिग्रहित में सिंपल था भैया, दो त्रिभुज तब सर्वांग सम होते हैं जब दो भुजाएं और उनको अंतर्गत करने वाला एक कोण बराबर हो। तो कोण तो हमारे ये हो गए, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। अब ये कोण किन भुजाओं से मिलकर बन रहा है, एक तो ये वाली भुजा हो गई हमारी ए बी, ठीक है, और एक ये भुजा हो गई हमारी कौन सी, ए सी, ठीक है, कौन सी हो गई, ए सी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इधर वाले त्रिभुज पे, क्या है भाई, आपका जो डी एफ है और डी ई है, इन दोनों से मिलकर ये वाला कोण बन रहा है। तो सीधी सी बात है, अब एक बात बताओ भैया, हमें अगर इस त्रिभुज को सर्वांग सम करना है तो हमें पहले से पता है कि ए बी बराबर है हमारा किसके, ए बी बराबर है हमारा डी एफ के, कोण ए बराबर है हमारा कोण डी के, ठीक है। तो भैया एस ए एस अभिग्रहित से सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें इसकी ये भुजा इसके बराबर करनी ही पड़ेगी, वरना तो त्रिभुज हमारा एस ए एस से तो सर्वांग सम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हमें एस ए एस से सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हमारा ए सी बराबर होना चाहिए डी ई के, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। तो ए सी बराबर डी ई अगर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ गए, त्रिभुज की सर्वांग समता अच्छे से क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ मुझे, क्लियर हो गई बढ़िया से। चलो अब आगे चलते हैं, तो भाई अगला टॉपिक देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास एक त्रिभुज के कुछ गुण। अब बच्चों एक त्रिभुज के कुछ गुण जो है उनमें बस एक ही त्रिभुज के बारे में यहां पर हम बात करेंगे, वो है हमारा समबाहु त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज होता है तुम्हारा वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कम से कम बराबर हो। मान लो अगर हमारे पास एक त्रिभुज है इस तरीके से ए बी सी, ठीक है, तो अगर इसकी दो भुजा हमारी बराबर है, मान लो ए बी बराबर है ए सी के, या बी सी बराबर है ए सी के, या ए बी बराबर है बी सी के, तो ऐसी ही कंडीशन अगर आपकी दो भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बच्चों क्या क्या गुण है इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो भाई, तो समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला गुण है हमारा, या प्रमेय 7.2 जो है वो कहती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लो ये आपका त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी, इसकी दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, दो भुजाएं बराबर है। माना त्रिभुज ए बी सी में तुम्हारा क्या है बच्चों, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। तब अब बच्चों इस प्रमेय के अनुसार आपके इन दोनों के सम्मुख कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे। मतलब कि देखो, जैसे कि आपका ये है तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, ए बी के सामने वाला कोण है कोण सी, ठीक है, और ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी। तो बेटा अगर आपका ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ये चीज बहुत ध्यान से याद रखना है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका ए बी और ए सी आपस में बराबर है तो ए बी के सामने वाला कोण कोण सी बराबर हो जाएगा आपका ए सी के सामने वाले कोण कोण बी के। तो यानी कोण सी बराबर होगा कोण बी के, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ गए अच्छे से, समझ गए भाई, जल्दी से बताओ, क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, मतलब अगला जो हमारी इसका गुण है वो देखते हैं। अगला गुण क्या है बच्चों, अगला गुण बिल्कुल हमारे पिछले वाले गुण का विपरीत है। क्या, कि अगर किसी त्रिभुज के बराबर कोण है तो उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है अगर उसमें मान लो दो कोण आपने बराबर सिद्ध कर दिए, जैसे कि मान लो यहां पर आपने सिद्ध कर दिया ये ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया आपका कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है, कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है, तो भैया अगर देखो यदि त्रिभुज ए बी सी में आपका कोण ए बराबर है कोण बी के, तब बच्चों इनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी, सिंपल बात है। ठीक है, तो यानी कि कोण ए के सम्मुख भुजाएं कितनी हो गई, बी सी, और कोण बी की सम्मुख भुजाएं हो गई ए सी। ठीक है, तो यानी कि बी सी बराबर होगी आपके ए सी के, ध्यान रखना बेटा।
सम्मुख बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए? चलो अब एक काम करते हैं बच्चों, ये जो हमने अभी दो प्रमेय पढ़ी है, एक तो ये कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और दूसरा किसी त्रिभुज के सम्मुख कोणों के सम्मुख बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इन पर आधारित भी एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण यही है कि भाई किसी त्रिभुज में हमारा, मान लो कोई त्रिभुज है ABC, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, AB बराबर दिया हुआ है किसके, BC के। ठीक, क्या कह रहा है, कोण B जो है वो है हमारा 80 डिग्री। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें कोण A का मान निकालना है। तो भाई देखो, चूंकि हमारा त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर है BC के, तब हमने अभी बच्चों प्रमेय पढ़ी है कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि AB का सम्मुख कोण हो गया कोण C और BC का सम्मुख कोण हो गया कोण A, तब हमारा कोण C बराबर होगा कोण A के। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर, माना हमारा कोण A बराबर कोण C बराबर है x के। ठीक, अब हम जानते हैं बच्चों, देखो ये वाला कोण x है, ये वाला कोण x है। ठीक है, हमारे पास तीन कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लगा दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री के। हल कर दो बच्चों, इसे हल करने के बाद क्या आएगा, देखो जरा, तो ये निकल कर आ गया हमारा कितना, x प्लस B का मान है 80 डिग्री प्लस C का मान है x बराबर 180 डिग्री के। 80 डिग्री इधर जाकर माइनस हो गया, x और x हो गया 2x बराबर 100 डिग्री के। ठीक है, 100 से काटेंगे तो कितना आ गया, x बराबर आ गया 50 डिग्री के। ये लो बच्चों, तो ये हमारा कोण A का मान हो जाएगा कितना, 50 डिग्री, और कोण C का मान भी होगा 50 डिग्री। तो कौन सा विकल्प सही हो गया बच्चों, हमसे कोण A का मान पूछा था, कोण A का मान कितना निकल कर आ गया, 50 डिग्री, यानी कि C विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। क्लियर है बच्चों, आसान सा प्रश्न था, प्रमेय पर आधारित सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, चलो इसी पर ही आधारित एक और प्रश्न भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, कोण B 50 डिग्री है, कोण C का मान पूछ रहा है। ये प्रश्न तो बच्चों केवल चित्र बनाकर हल हो जाएगा पूरा। देखो ABC में क्या दिया हुआ है हमें, AB बराबर दिया हुआ है AC के, कोण B बराबर है 50 डिग्री के। ठीक है, तब कोण C का मान क्या होगा। तो बच्चों देखो भैया, हमारा त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे, त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या आएगा, AB बराबर आएगा AC के। ठीक है, तब हम जानते हैं बच्चों कि भाई किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। तो AB का सम्मुख कोण है कोण C और AC का सम्मुख कोण है कोण B। तो भैया हमारा कोण C बराबर हो जाएगा कोण B के, यानी कि कोण C का मान हमारा कितना है, कोण B के बराबर। कोण B का मान हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, तो कोण C का मान आ गया 50 डिग्री, और यही तो हमसे पूछा गया था, कोण C का मान पूछा था, 50 डिग्री निकल कर आ गया। कौन सा विकल्प सही हो गया बच्चों, B विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कौन सा विकल्प, B विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है भाई, चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी चीज पर आधारित कि भैया अगर किसी त्रिभुज में कोण R बराबर है कोण P के, मान लो त्रिभुज PQR है। ठीक है, इसमें तुम्हारा कोण R बराबर है कोण P के। ठीक है, तो भाई हम जानते हैं कि हमारा जो तब हमारा जो बच्चों किसी त्रिभुज में बराबर कोण होते हैं, हमने अभी अभी प्रमेय पढ़ी थी कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो कोण P के सामने वाली भुजा जो है वो कोण R के सामने वाली भुजा के बराबर होगी। तो कोण P के सामने वाली भुजा कोण R के, कोण R के सामने वाली भुजा है PQ, ये बराबर होगी किसके, कोण P के सामने वाली भुजा QR के। और QR का मान हमें पहले से ही दिया हुआ है, QR का मान है 4 सेंटीमीटर। तब हमारा PQ बराबर हो जाएगा QR के, और QR बराबर है 4 सेंटीमीटर के, तो PQ बराबर भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के। इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर A इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है भाई,
विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और इसी के साथ बच्चों ये वाला जो टॉपिक है अपना त्रिभुज के कुछ गुण, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। क्लियर हो गई बात? समझ गए अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बच्चों इससे अगली उस पर, और वो है हमारा त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटी। मतलब अभी हमने 3 कसौटियां पढ़ी है हमारी। कौन कौन सी? हमने पढ़ा SAS, हमने पढ़ा ASA और AAS। ठीक है, अब कुछ और कसौटियां भी पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहली कसौटी हमारी SSS कसौटी। ठीक है, यानी कि आपकी भुजा 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 कसौटी। मतलब कि किसी त्रिभुज की अगर आपने तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर सिद्ध कर दी, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? आपके सर्वांग सम होंगे। ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है तुम्हारा कौन सा? ABC, और ये त्रिभुज कौन सा है आपका? DE और F। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज में आपने सिद्ध कर दिया कि AB बराबर है आपका DE के, BC बराबर है आपका EF के, और CA बराबर है आपका FD के। ठीक है, तब आपका SSS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के छुट्टी। ठीक है, ये है सिंपल सी चीज। ठीक है, ये है सिंपल सी चीज कि अगर किसी त्रिभुज के आप तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर देते हो, तो वो त्रिभुज आपका कैसा हो जाता है? वो त्रिभुज आपका सर्वांग सम त्रिभुज बन जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ गए बच्चों? चलो भाई फिर आगे बढ़े। देखो बच्चों, इसके बाद आती है हमारे पास RHS कसौटी। ये आपका केवल और केवल समकोण त्रिभुजों के लिए लगती है। ठीक है, RHS जो कसौटी है केवल समकोण त्रिभुजों के लिए, जो कि कहती ये है कि यदि दो समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो जाए, तो भैया आपके त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब कि मान लो आपके पास ये दो त्रिभुज है ABC और XYZ। इसमें आपका कोण A समकोण है और इसमें आपका कोण X समकोण है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसमें सिद्ध कर दो क्या कि आपके इन दोनों समकोण त्रिभुजों के जो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि जो कर्ण है BC बराबर YZ। ठीक, और कोई भी एक भुजा, कोई भी, चाहे तो AC को बराबर सिद्ध कर दो ZX के, या फिर AB को बराबर सिद्ध कर दो XY के, कोई भी एक भुजा बराबर सिद्ध कर दी, AB बराबर XY, तब बच्चों आप लिख सकते हो कि आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन किस लिए? केवल और केवल समकोण त्रिभुजों के लिए हो रही है ये बात। केवल और केवल समकोण त्रिभुजों के लिए बच्चों ये बात हो रही है। ध्यान रखना इस चीज को। समकोण त्रिभुजों में अगर आपने दो समकोण त्रिभुजों में कोई एक भुजा और उन दोनों त्रिभुजों की कर्णों को बराबर सिद्ध कर दिया, तो वो त्रिभुज आपके सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई प्रमेय? चलो तो अब इस पर आधारित भी एक दो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि हमारा SSS सर्वांग समता कसौटी पर आधारित प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में यदि आपका AB जो है, AB आपका QR के बराबर है, QR। ठीक है, जो आपका BC है वो PR के बराबर है, BC बराबर हो गया तुम्हारा PR के बराबर, और जो CA है वो PQ के बराबर है। ठीक है भाई, तो अब बताओ ये दोनों त्रिभुज में कौन सी स्थिति सिद्ध हो रही है? तो भाई देखो, हम यहां से देख सकते हैं हमारा त्रिभुज ABC त्रिभुज QRP के बराबर है, मतलब सर्वांग सम है। त्रिभुज CAB त्रिभुज QPR के सर्वांग सम है। ठीक है, त्रिभुज CBA हमारा त्रिभुज PRQ के सर्वांग सम है, और यही वाला विकल्प हमें यहां पर दे भी रखा है। क्या? देखो भाई, विकल्पों को चेक करते हैं। क्या त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है? ABC PQR बिल्कुल भी नहीं है, तो ये विकल्प गलत हो गया। ठीक है, क्या CBA PRQ के सर्वांग सम है? तो CBA PRQ
बिल्कुल बच्चों, आपका CBA जो है वो PRQ के सर्वांग सम होगा, क्योंकि इसके सभी संगत भाग बराबर है, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, बी विकल्प हमारे इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो गया। समझ गए? चलो अब देखो आगे। अब चलते हैं बच्चों हमारा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा एक त्रिभुज की असमीकाएं। ठीक है, अब एक त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में बात करें तो त्रिभुज की असमीकाओं में हमारे पास क्या क्या आता है देख लो भैया एक बार जरा। ठीक, सबसे पहली प्रमेय जो है त्रिभुज की असमीकाओं की वो ये है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। मतलब कि अगर मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब बच्चों हम साफ साफ जानते हैं कि हमारी ये दोनों भुजाएं जो है वो असमान है, ये और ये असमान है। मान लो ये ए बी सी, तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ए बी बड़ी है हमारा ए सी से। ठीक है, तो भाई इसके अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या कहा जा रहा है बच्चों कि किसी त्रिभुज की दो असमान भुजाएं हो तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। मतलब कि आपका, अगर मैं इन दोनों भुजाओं की तुलना करूं तो ये बड़ी है ए बी, ठीक है, तो ए बी के सामने वाला जो कोण है कोण सी, वो बड़ा होगा आपका किससे, ए सी के सामने वाले कोण कोण बी से। तो कोण सी बड़ा होगा कोण बी से। ठीक है, मतलब कि आपके किसी त्रिभुज की जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा। सीधी सी कहने की बात यह है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा, सीधी डायरेक्ट कहने वाली बात यह है। क्लियर हो गई बात? समझ गए वाला पॉइंट? जल्दी से बताओ, अगर समझ गए और अभी तक की पूरी क्लास समझ में आ रही है, क्लियर है, तो तुरंत बच्चों इस क्लास को अभी के अभी लाइक करो। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक, तो चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगली प्रमेय आती है वो क्या है कि भाई किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यह आपका पिछले वाले जो आपकी क्या थी प्रमेय थी उसका विलोम है बिल्कुल, कि अगर मान लो कोई त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और हम साफ साफ देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारा कोण बी जो है वो बड़ा है, बाकी के दोनों कोणों की तुलना में कोण बी बड़ा है। तो कोण बी के सामने वाली जो भुजा है ए सी, वो भी बाकी दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ी होगी। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो आपका किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा जो होती है वो बड़ी होती है, ये चीज आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो तीसरी प्रमेय है वो क्या कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान लो कोई त्रिभुज है आपके पास, 2 3 और आपका 2, ठीक है, 2 3 और 2। ठीक, अब बच्चों या फिर इसे एक ले लेते हैं, मान लो 2 3 और 1, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि अगर आप, या फिर इसे एक ना लेकर 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों कभी भी एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर रहे हो, ठीक है, आप देखोगे त्रिभुज में हमेशा जो आपकी दो भुजाएं हैं उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे कि आप जोड़ो इन दोनों भुजाओं को, तो 2 + 3 5, आप देख सकते हो 5 जो है वो आपका तीसरी भुजा से बड़ा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 2 + 2 = 4, 4 जो है वो आपका तीसरी भुजा से बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसे और इसे जोड़ लो, तब भी क्या आएगा, 2 और 3 5, जो कि 2 से बड़ा होगा। तो बच्चों किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है वो आपका हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, अन्यथा आपके त्रिभुज की रचना नहीं होगी। ठीक, आपके त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा बच्चों आपके त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, तो चलो अभी इन्हीं तीनों पर आधारित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न यही है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। मान लो ए बी है 5 सेंटीमीटर और बी सी है आपका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी ए का मान क्या इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से नहीं हो सकती।
आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी भुजा इनकी लंबाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आप 3.6 लेते हो तो क्या एक त्रिभुज की रचना हो सकती है? मैंने आपको अभी बताया कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं में आपका दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप 3.6 ले लेते हो तो जोड़कर देखो, आपका 5 + 3.6, क्या ये बड़ा आ रहा है आपका 1.5 से? जोड़कर देखो तो ये हो जाएगा 8.6, जो कि बड़ा है, बिल्कुल बेशक बड़ा है। ठीक है, 5 + 1.5 तो ये हो जाएगा 6.5, जो कि आपका बेशक बड़ा है 3.6 से। ठीक है, इसके अलावा 1.5 + 3.6, ठीक है, तो 6 5 11 का 1 हासिल हो गया, 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हो गया 5.1। 5.1 क्या हमारा 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हो हमारा प्रत्येक स्थिति में दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम भुजा को रखते हैं 3.6 तो बिल्कुल एक त्रिभुज की रचना हो सकती है, यानी कि 3.6 इस त्रिभुज की लंबाई हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप 4.1 रखकर देखोगे तब भी आपके त्रिभुज की रचना हो सकती है, और 3.8 रखकर देखोगे तब भी आपके त्रिभुज की रचना हो सकती है। लेकिन अगर आप CA को कितना रख दो? 3.4 रखकर देखोगे तो बच्चों जोड़कर देखो, सबसे पहले 5 + 3.4 तो हो जाएगा 8.4, जो कि आपका बड़ा है 1.5 से। ठीक है, इसके अलावा जरा जोड़ो किसे बच्चों? 1.5 + 3.4 को जोड़कर देखना तो हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, क्या 4.9 सेंटीमीटर आपका 5 सेंटीमीटर से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि बच्चों यहां पर आपका एक स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की रचना नहीं होगी, यानी कि इन चारों में से केवल और केवल आपकी 3.4 यानी कि विकल्प डी में जो लंबाई है वो ऐसी लंबाई है जो कि इस त्रिभुज की लंबाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसे त्रिभुज की लंबाई लेते हो तो इसमें दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया वाला प्रश्न भी? चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे। इससे अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है त्रिभुज PQR में हमारा जो कोण R है वो बड़ा है कोण Q से। ठीक है, तो भैया इनमें से कौन सी स्थिति सही होगी? तो हमने अभी प्रमेय पढ़ी है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो कोण R हमारा बड़ा है, तो कोण R के सम्मुख भुजा कौन सी है? क्योंकि कोण R बड़ा है कोण Q से, तो कोण R के सम्मुख भुजा है आपकी PQ, ये बड़ी होगी किससे? कोण Q की सम्मुख भुजा PR से। तो PQ बड़ा होगा PR से, यानी कौन सा विकल्प सही हो गया? आप साफ साफ देख सकते हो PQ बड़ा है PR से, आपका B विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसी के साथ आई थिंक हमने अभी तक के जितने भी प्रश्न थे आपके वो सारे के सारे कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी हमारे टॉपिक थे वो सारे के सारे आज हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, चाहे तो मैं बात करूं त्रिभुज की, त्रिभुज के सर्वांग समता की, त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, त्रिभुज के गुण, उसके अलावा कुछ और कसौटियां, और हमारी त्रिभुज की असमीकाएं, और उन पर आधारित भी बच्चों हमने कुछ कुछ प्रश्न देख लिए हमारे। ठीक है, तो भाई हमारा जो वन शॉट रिवीजन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है आपका त्रिभुज का। ये आपका होमवर्क है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों एक बार करके देखना। जितने प्रश्न मैंने अभी तक कराए हैं उन सबकी भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितने प्रश्न मैंने अभी तक आपको कराए उन सबकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है, सारी चीजें समझ में आई हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत बच्चों क्या करना है, आपको इस क्लास को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बाकी भाई आप सबके लिए एक ही मोटिवेशन है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन द गोल्स नॉट ऑन द ऑब्स्टिकल्स। मतलब कि भाई आपकी जो सफलता है उसकी चाबी केवल एक ही है कि अपने गोल्स पर फोकस करो, ना कि रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स यानी कि रोडों पर आपकी वो दिक्कतें जो आपके बीच में आ रही है। ठीक है, आपका इस टाइम पर गोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर लाना। ठीक है, अच्छे नंबर्स के साथ क्लास 10th में जाना। ठीक है, तो भैया उसके लिए क्या करो, अपना जो गोल है उस पर फोकस करो, उसके लिए पढ़ाई करो। ठीक है, ना कि बीच में आने वाले ऑब्स्टिकल्स पर ध्यान दो। ठीक है बच्चों,
तो आई होप आप सबको आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपका जो पूरा त्रिभुज वाला चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग अब इस क्लास को जरूर से जरूर अपने सारे दोस्तों को शेयर करोगे ताकि वो लोग भी इसे देख सके और अपना त्रिभुज वाला जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर सके। बाकी बच्चों मैं आपसे मिलूंगा सीधा आपके नेक्स्ट क्लास में आपके अगले चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के साथ क्लास 9-10 हिंदी मीडियम के चैनल पर। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो। सभी को धन्यवाद। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।